हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम का फिजियोलॉजी का जो आपका आईसीएसई 10th का जो एक चैप्टर है सर्कुलेटरी सिस्टम। तो उसमें बेसिकली हमने अभी तक कार्डियक साइकिल कंप्लीट कर चुके हैं, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड भी हमने देख चुके हैं, हार्ट का स्ट्रक्चर देख चुके हैं, ब्लड क्लॉटिंग वगैरह देख चुके हैं एंड आपका ब्लड ग्रुप्स देख चुके हैं। आज अपन बेटा स्टार्ट करने वाले हैं ब्लड वेसल्स। ठीक है, आज की जो टॉपिक रहेगी ब्लड वेसल्स रहेगी और 2-3 टॉपिक्स आज अपन कवर करने वाले हैं बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं, जैसे कि इनिशियली मैंने आपको बताया था कि ब्लड को अगर फ्लो होना है उसके लिए एक पंपिंग ऑर्गन की रिक्वायरमेंट है जो कि हार्ट हमने देख लिया, और ब्लड को भी हमने देख लिया, जो सर्कुलेटिंग फ्लूइड है वो भी देख लिया। अब बच गया कि मतलब जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू ये जाने वाला है। ठीक ठीक है, तो जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर है उसका नाम क्या है ना, जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर है उसका नाम आपका दैट मे बी आर्टरी, दैट मे बी वेन, दैट मे बी कैपिलरी। ठीक है, तो ये जो आपका स्ट्रक्चर्स हैं, जो 3 स्ट्रक्चर जो ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरी, इनके बारे में अपन देखने वाले हैं आज। ठीक है, तो सबसे पहला बात करते हैं कि जो आर्टरीज क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ आर्टरी होती है, द आर्टरी इज अ ब्लड वेसल दैट सप्लाइज ब्लड टू एन ऑर्गन। किसी एक ऑर्गन को ब्लड सप्लाई करता, मतलब जो आपका हार्ट है, तो हार्ट से जब आपका ब्लड सप्लाई होती है किसी ऑर्गन को, ठीक है, तो जो पाइप के वजह से जो आपका ब्लड वेसल्स के थ्रू या ब्लड वेसल्स के थ्रू आपका ब्लड पंप होती है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, आर्टरी कहेंगे। ठीक है, तो वेन का क्लासिकल डेफिनेशन क्या है ना, कोई भी एक ऑर्गन से जो ब्लड आपका हार्ट को आता है, ठीक है, द ब्लड which is being collected from the organ and pumped or collected and released into the heart is called as vein। समझ आ रही बात। इनमें कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि हम इसमें अगर हम बात करें तो आर्टरी में आप कभी ऐसा मत सोच लेना आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाती है, वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, उसके कंडीशन में आपका एक्सेप्शन आ जाती है। बट ये जो क्लासिकल डेफिनेशन है, ब्लड वेसल दैट कैरीज ब्लड फ्रॉम हार्ट टू एन ऑर्गन इज कॉल्ड एज आर्टरी, एंड फ्रॉम ऑर्गन टू एन हार्ट टू हार्ट, फ्रॉम एन ऑर्गन टू हार्ट विल बी कॉल्ड एज वेन। और इन दोनों को कनेक्ट करने वाला जो स्ट्रक्चर है दैट इज द कैपिलरी। ठीक है, तो मतलब आर्टरीज एंड वेन्स को कनेक्ट करने वाला जो स्ट्रक्चर है कौन है बेटा, आपका कैपिलरी है। कुछ इस तरीके से आपका डायग्राम बनती है, ये आपका मतलब आर्टरी है, ये आर्टरी फर्दर क्या होती है आपका ब्रांचिंग होती है। ठीक है बेटा, ये आर्टरी है, ये आर्टरी फर्दर आपका क्या हो गया बेटा, ब्रांचिंग हो गई। ठीक है, तो ब्रांचिंग होने के बाद आपका क्या बनते हैं, आर्टेरियोल बनते हैं। जब आर्टरी आपका ब्रांचिंग होते हैं तो क्या बनाते हैं बेटा, आर्टेरियोल। ठीक है, तो आर्टेरियोल बनती है, तो आर्टेरियोल क्या होती है, फर्दर ब्रांचिंग होती है। ठीक है, ठीक है, तो ब्रांचिंग होकर क्या बनते हैं बेटा, कैपिलरीज बनते हैं। ठीक है, अब ये कैपिलरी क्या होते हैं ना, मर्ज होते हैं, तो कैपिलरी मर्ज होंगे ऐसे, इस तरीके से आपका ये कैपिलरीज मर्ज होंगे। ठीक है, तो जब कैपिलरीज मर्ज होंगे दैट विल फॉर्म व्हाट, वेन्यूल। क्या बनाएगा बेटा, वेन्यूल। एंड ये वेन्यूल मर्ज होकर क्या बनाते हैं बेटा, वेन्स को फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो ये एक वेन्यूल है, ये दूसरा वेन्यूल है। ठीक है, ये वेन्यूल दोनों आपका मर्ज हो गए, तो ये क्या बन गया बेटा आपका, ये बन चुका है आपका वेन बन चुका है। तो यहाँ पे आर्टरी बन के गया, तो यहाँ पे आर्टेरियोल, देन आपका यहाँ पे कैपिलरी, कैपिलरी, कैपिलरी के बाद वेन्यूल। ठीक है, तो वेन्यूल एंड वेन्यूल ऑलरेडी किसमें कन्वर्ट, अल्टीमेटली किसमें मर्ज होकर क्या बनाते हैं, आपका वेन्स को बनाते हैं। तो अगर हम यहाँ पे अगर आर्टरी के वॉल को देखें कि मतलब बेसिकली आर्टरी का जो वॉल है वो कैसा होता है, व्हाट इज द स्ट्रक्चरल डिफरेंस, जो कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्टरी एंड वेन में क्या डिफरेंस होती है स्ट्रक्चरली और फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा बहुत, उनको वॉल के जो मतलब थिकनेस है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ आपका डिफरेंसेस पूछी जाती है। तो सबसे पहला जो आपका आर्टरी होती है, आर्टरी का जो लुमेन होती है, लुमेन काफी क्या होती है बेटा, नैरो होता है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो नैरो लुमेन होते हैं, ये जो आप देख रहे हो जिसके थ्रू, जिसके अंदर एक्चुअली ब्लड आपका क्या हो रही है, पास हो रही है। ठीक है, तो ये जो पार्ट जिसको मैंने येलो शेडिंग किया ये, ठीक है, ये आपका क्या होती है, लुमेन होती है, नैरो होती है। बट अगर वेन की बात करें, वेन में जो आपका लुमेन होती है, ये देख रहे हो, ये लुमेन काफी क्या होती है, वाइडर होती है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे आर्टरी में अगर हम बात करें और एक चीज देखें यहाँ पे, उसका अगर वॉल के थिकनेस की बात करें, देख रहे हो वॉल की थिकनेस कितना, काफी ज्यादा है, थिक वॉल्ड होती है। ठीक है, आर्टरी जो होते हैं वो थिक वॉल होते हैं, बट जो वेन की वॉल आप देखोगे बेटा, यहाँ पे मैंने जो ब्लू कलर के जो मतलब थिकनेस को ड्रॉ किया है, वो वेन का जो आपका थिकनेस होती है, वॉल का जो थिकनेस होती है काफी कम होती है। ठीक है, तो वेन का वॉल का थिकनेस काफी कम होती है बेटा, आप यहाँ पे देख रहे हो। ठीक है, काफी कम होती है, बट आर्टरी की अगर हम बात करें तो आर्टरी के वॉल की थिकनेस काफी ज्यादा होती है। ठीक है,
अब ये आर्टरी और वेन की अगर हम बात करें बेसिकली, ठीक है, तो आर्टरी के वॉल को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, 3 लेयर में डिवाइड किया है, एंड वेन के वॉल को भी 3 लेयर में डिवाइड किया है। तो ये आउटर वाला है ये बेटा, ये मिडल वाला, ये इनर वाला है, ठीक है। आउटर वाले को बेटा क्या बोलते हैं, थेका एक्सटर्ना, थेका एक्सटर्ना, या जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल लेयर। थेका का मतलब कवरिंग होता है, एक्सटर्नल लेयर भी इसको हम बोलते हैं डायरेक्टली, थेका एक्सटर्नल ना कह के सीधे हम एक्सटर्नल लेयर भी बोल सकते हैं, ठीक है। एंड मिडल जो है उसका उसका नाम क्या है बेटा, मस्कुलर लेयर है। मिडल का नाम क्या है बेटा, मस्क्यूलर लेयर, ठीक है। आउटर वाला क्या है, थेका एक्सटर्ना, मिडल वाला क्या है, मस्कुलर लेयर है, एंड इनर मोस्ट जो लेयर होती है इसको हम बोलते हैं एंडोथेलियम कहते हैं बेटा, एंडोथेलियम, ठीक है। ये आपका आउटर वाला थेका एक्सटर्ना है, इसको हम बोलते हैं थेका इंटरना बोलते हैं, जो आपका मतलब एंडोथेलियम है, ठीक है। तो ये आपका मिडल लेयर जो आपका क्या है, आपका मस्कुलर लेयर है। आउटर लेयर आपका क्या है, एक्सटर्नल लेयर है जिसको बोलते हैं, मिडल वाले को क्या बोलते हैं बेटा, मस्कुलर लेयर, एंड इनर मोस्ट लेयर जो है उसका नाम क्या है बेटा, एंडोथेलियम। सिमिलरली यहाँ पे भी जो आपका अगर हम बात करें, जो वेन के वॉल की बात करें काफी थिन होता है, उसमें भी तीनों लेयर पाए जाते हैं। इसमें भी आउटर मोस्ट आपका थेका एक्सटर्ना होता है, मिडल वाला आपका यहाँ पे होगा थेका इंटरनल तो नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे अपन मस्कुलर लेयर है, एंड इनर मोस्ट लेयर जो है आपका क्या बोलेंगे, इसको एंडोथेलियम पे हम बोलेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, जो एंडोथेलियम होता है वो काफी थिन होता है, एंड थेका एक्सटर्ना भी काफी थिन होता है। जो सबसे ज्यादा थिक होती है इन तीनों में से ये आपका होता है मस्कुलर लेयर, ठीक है। तो जो मस्कुलर मिडल जो मस्कुलर लेयर है ये काफी थिक होता है, कहाँ पे ना, आर्टरी में काफी थिक होता है, वेन में काफी थिन होता है, ठीक है। इसके वजह से यहाँ पे आर्टरी का जो वॉल होती है काफी थिक होता है, और वेन का जो वॉल होता है काफी थिन होती है। एंड दूसरी चीज ये है कि मतलब इसके अंदर हाई प्रेशर में ब्लड फ्लो होती है, ब्लड फ्लोज अंडर हाई प्रेशर, जिसके वजह से उस प्रेशर को हैंडल करने के लिए थिक मसल की रिक्वायरमेंट होती है। बट अगर हम बात करें क्या वेन्स की बात करें, तो वेन्स में क्या होती है कि ब्लड जो होता है बहुत स्लो आपका मूव होती है, जिसके वजह से इसमें उसका जो थिकनेस है, अगर ब्लड फ्लोज अंडर वेरी लो प्रेशर, जिसके वजह से यहाँ पे अगर वॉल अगर थिन में रहेगा काम चलेगा, तो थिन वॉल होने के कारण यहाँ पे क्या होती है, बेसिकली ब्लड जो फ्लो होती है दैट इज टेकिंग प्लेस वेरी अंडर लो प्रेशर बेटा, ठीक है। तो ऑल द आर्टरीज कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। जो पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी, ये हार्ट के स्ट्रक्चर में हमने देखा है, पल्मोनरी आर्टरी क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करता है, कहाँ से ना, राइट वेंट्रिकल से आपकी लंग्स को पंप करता है फॉर द ऑक्सीजनेशन प्रोसेस। एंड जो आपका ऑल द वेन्स कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट आपका यहाँ पे पल्मोनरी वेन, जो हमने पढ़ा है हार्ट के स्ट्रक्चर में, पल्मोनरी वेन ऐसा एक ब्लड वेसल है जो कि मतलब लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका कलेक्ट करके किधर देता है ना, लेफ्ट ऑरिकल में छोड़ता है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, एक्सेप्शन है आर्टरीज में पल्मोनरी आर्टरी, एंड वेन्स में आपका एक्सेप्शन है पल्मोनरी वेन। बट अब चलते हैं अपन कहाँ पे, अब चलते हैं अपना कैपिलरी के पास, ठीक है। तो कैपिलरी जो होती है, देख रहे हो आप, ये सिंगल सेल थिक होती है, ये जो देख रहे हो एक एक सेल आपको यहाँ पे दिख रहा है, सिंगल सेल थिक होती है बेटा, ठीक है। एक से ज्यादा सेल थिक नहीं होती है, जिसके वजह से इजी होता है डिफ्यूजन वाला जो प्रोसेस होती है, क्योंकि जो आपका कैपिलरी वाला पार्ट होती है दिस इज प्रेजेंट इन द टिश्यू रीजन। ये जो आपका प्रेजेंट है कहाँ पे बेटा, टिश्यू के पास प्रेजेंट है, ठीक है। तो टिश्यूज को, ब्लड सेल्स को जो आपका मतलब ऑक्सीजन सप्लाई करनी है, उनसे कार्बन डाइऑक्साइड लेना है, उनको न्यूट्रिएंट सप्लाई करना है, उनसे वो मतलब वेस्टेज को कलेक्ट कर लेना है, ठीक है, उनको वाटर देना है, हार्मोन्स देना है। तो ये सारे काम करने के लिए डिफ्यूजन प्रोसेस ही वहाँ पे इन्वॉल्व होती है। तो डिफ्यूजन होने के लिए जो थिन लेयर होनी चाहिए, ताकि डिफ्यूजन इजीली हो पाए, नहीं तो क्या होगा कि डिफ्यूजन प्रॉपर नहीं हो पाएगा, जो आपकी जो सेल्स हैं तो उनको प्रॉपर ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट वगैरह नहीं मिलने वाली है, और उनके पास जो वेस्टेज जनरेट हो रही है उस वेस्टेज को भी कलेक्ट करके ब्लड में नहीं छोड़ा जा सकता है। इसीलिए जो आपका कैपिलरी का जो वॉल होती है वो काफी थिन होता है, सिंगल लेयर वाला होता है, जिसके कारण इजीली आपका क्या होता है ना, डिफ्यूजन वाला जो प्रोसेस है, तो डिफ्यूजन वाला जो प्रोसेस है क्या हो जाती है बेटा, इजी हो जाता है, ठीक है। तो जिसके वजह से यहाँ पे आपका जो कैपिलरी का वॉल होती है वो काफी थिन होता है, जो कि मतलब अगर क्वेश्चन आता है कि
ये जो आपका कैपिलरीज हैं, ये क्या होते हैं ना, ये आपका मतलब आर्टरीज होते हैं ना, वेन्स होती हैं, दोनों में से कोई नहीं होते, दोनों को कनेक्ट करने वाले स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। मतलब कैपिलरी के कुछ पार्ट ऑक्सीडेटेड ब्लड कैरी करता है, एंड जो टिश्यू को लीव करने वाला जो पार्ट होती है उसमें आपका डीऑक्सीडेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है। तो फिर कैसे कहेंगे मोस्टली, बट कैसे कहेंगे अपन की आपको यहाँ पे मतलब आर्टरी जो सॉरी कैपिलरी जो है वो आर्टरीज होंगे कि वेन होंगे, तो ऐसे एज सच हम इसको मतलब आपका कंक्लूड नहीं कर सकते हैं कि आर्टरीज है या वेन्स है, नहीं कर सकते हैं बेटा, ठीक है। अब अपन चलते हैं कहाँ पे, नेक्स्ट अपन चलते हैं अपना मेजर ब्लड वेसल्स हमारे बॉडी में क्या क्या हैं। जो आपकी आईसीसी 10th के बोर्ड एग्जाम होती है उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे फ्रेम होते हैं कि पूछा जाता है कि मतलब कौन सी ब्लड वेसल्स हमारे पास, मतलब जैसे आर्म में प्रेजेंट कौन सी है, ठीक है। डायफ्राम को ब्लड सप्लाई करने वाला ब्लड वेसल का नाम बताओ, ब्रेन को ब्लड सप्लाई करने वाला ब्लड वेसल का नाम बताओ, लोअर लिम्ब को ब्लड सप्लाई करने वाला नाम बताओ, ठीक है। देखो तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने आगे देखने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि जैसे कि अपन यहाँ पे हेपाटिक पोर्टल सर्कुलेशन देखने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि हमने अभी टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन भी मैंने नहीं बताया, टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन पढ़ने वाले हैं, तो टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन पढ़ेंगे तो उस टाइम में भी काफ़ी चीज़ें क्लियर होगी मेजर ब्लड। बट अभी के लिए हम खाली ये देखते हैं क्या क्या ब्लड वेसल्स, मेजरली ब्लड वेसल जो क्वेश्चन पूछी जाती है, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले आपका ये तो आ जाता है कौन सा बेटा, ये एओर्टा आ जाती है, ठीक है। तो ये जो एओर्टा की बात करें ना बेटा, ठीक है, एओर्टा जो होती है वो आपका क्या करता है, ब्लड सप्लाई करता है, पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है। मतलब ये हार्ट से मेजर ब्लड है, सबसे बड़ा लार्जेस्ट आर्टरी है, ठीक है, जिसमें आपका क्या होता है, जो पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है, फिर वो जाके फर्दर ब्रांचिंग होती है, फिर वो ऑर्गन को एक एक सिंगल सिंगल ऑर्गन को क्या करता है, ब्लड सप्लाई करता है। जैसे कि अगर मैं किडनी की बात करूं तो किडनी को ब्लड सप्लाई करने वाला ब्लड वेसल का नाम क्या होगा, रेनल आर्टरी, रेनल आर्टरी। और जो मैंने बताया कि मतलब जो ब्लड सप्लाई करता है एक ऑर्गन को उसको आर्टरी कहेंगे, और जो ब्लड कलेक्ट करके ले जाता है उसको क्या बोलेंगे बेटा, वेन कहेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या हो गया, रेनल आर्टरी, तो उस हिसाब से रेनल वेन हो जाएगी, ठीक है। रेनल मतलब किडनी है बेटा, ठीक है। रेनल टर्म हम किसके लिए यूज करते हैं, किडनी के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली हेपाटिक वाला यूज करेंगे, हेपाटिक मतलब क्या होती है बेटा, लीवर। मेडिकल लैंग्वेज में, मेडिकल साइंस में हम लीवर को हेपाट कहते हैं, ठीक है। तो हेपाटिक आर्टरी बता दिया गया, तो बेटा हेपाटिक आर्टरी जो है वो आपका ब्लड सप्लाई करेगा किसको, आपकी लीवर को, ठीक है। तो फिर हम बात करते हैं पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी मतलब जो लंग्स को ब्लड सप्लाई करता है, पल्मो मतलब आपका लंग्स है, ठीक है। फिर अपन चलते हैं कहाँ पे, नहीं यहाँ पे गैस्ट्रिक आर्टरी। गैस्ट्रिक मतलब जो आपका स्टमक एंड इंटेस्टाइन की बात करते हैं, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट होते हैं, ठीक है। स्टमक एंड आपका इंटेस्टाइन के एक्सपर्ट्स होते हैं, ठीक है। तो वो आपका जो मतलब स्टमक एंड इंटेस्टाइन को ब्लड सप्लाई करने वाला जो ब्लड वेसल है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, गैस्ट्रिक आर्टरी बोलेंगे, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे ब्रैकियल आर्टरी। ब्रैकियल आर्टरी क्या होती है, तो इस पोर्शन में होती है, मतलब आर्म वाले रीजन में प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो आपका फोर आर्म को ब्लड सप्लाई करता है, ठीक है। पूरे फोर आर्म को ब्लड सप्लाई करने वाला जो है वो आपका ब्रैकियल आर्टरी है बेटा, ठीक है। ब्रैकियल आर्टरी के बाद हम बात करते हैं यहाँ पे इलियक आर्टरी। इलियक आर्टरी, तो इलियक आर्टरी मतलब क्या होती है ना, आपका ये जो आपका जो लोअर लिम्ब है, ठीक है, तो इस रीजन में बेटा पाया जा रहा है। यहाँ पे ये देख रहे हो, ये जो आपका ब्लड वेसल जो आपका लोअर लिम्ब को जो ब्लड सप्लाई कर रहा है दैट इज इलियक आर्टरी बेटा, ठीक है। तो इलियक आर्टरी जो आपका होती है क्या करता है बेटा, आपकी मतलब जो लोअर लिम्स है मतलब लेग्स है उनको ब्लड सप्लाई करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे रेडियल आर्टरी। रेडियल आर्टरी बेसिकली बेटा यहाँ पे होती है जो पाम को ब्लड सप्लाई करता है, ठीक है। तो पाम को ब्लड सप्लाई करने वाला जो ब्लड वेसल है उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, रेडियल आर्टरी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट है दैट इज योर कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। कैरोटिड आर्टरी जो है ये आपका ब्लड सप्लाई करता है आपका ब्रेन को, कैरोटिड आर्टरी यहाँ पे प्रेजेंट होती है बेटा, ठीक है। तो कैरोटिड आर्टरी होती है जिसके वजह से आपका ब्लड जो आपका है वो आपका क्या होती है, सप्लाई होती है आपका किसको, ना ब्रेन को। और जो वेन जो लेके आ रही है, ब्लड जो लेके आ रही है वहां से, ठीक है, ब्रेन से, दिस इज कॉल्ड एज जिगुलर वेन। यहाँ पे कैरोटिड वेन नहीं बोलेंगे, यहाँ बोलते हैं जिगुलर जिगुलर वेन।
जुगुलर वेन जो है ये क्या करता है बेटा, ब्लड जो है वो आपका कहाँ से ना ब्रेन से कलेक्ट करके ले आता है, जुगुलर वेन है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो मोस्टली जो आपका कार्निवोर्स होते हैं, ठीक है, तो कार्निवोर्स जब हर्बीवोर्स को क्या करते हैं, शिकार करते हैं, तो उस टाइम में क्या होता है, तो इनके जुगुलर वेन को क्या करते हैं, इनके कैनाइन क्या होती है ना, इनको छेद करते हैं, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होता है। तो एक्सेस ब्लीडिंग होने के कारण क्या होती है, वो सब हर्बीवोर एनिमल का क्या हो जाती है, जैसे हिरन की बात करें, ठीक है, तो डेथ हो जाती है बेटा, ठीक है। तो ये चीजें आपकी हो गई, कुछ मेजर आर्टरीज हमने देखे बेटा यहाँ पे, ठीक है। फिर आपका कोरोनरी आर्टरी जो है ये आपका ब्लड सप्लाई करता है हार्ट को, गुड। कोरोनरी आर्टरी दैट सप्लाइज ब्लड टू हार्ट। वैसे कोरोनरी वेन जो कि हार्ट मसल से ब्लड को कलेक्ट करके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले आएगा, ये आपका कोरोनरी वेन का काम है बेटा, ठीक है। अब चलते हैं अपन, ये तो मेजर ब्लड वेसल्स हो गया। अब चलते हैं एक इंपॉर्टेंट टर्म की डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि कार्डियक आउटपुट क्या होती है, ठीक है। तो कार्डियक आउटपुट की अगर हम बात करें, कार्डियक आउटपुट मतलब 1 मिनट में, ठीक है, तो आपका हर एक वेंट्रिकल मतलब हार्ट का पूरा कार्डियक आउटपुट में हम सिर्फ एक ईच वेंट्रिकल की बात यहाँ पे करने वाले हैं। पर वेंट्रिकल कितना ब्लड सप्लाई होती है तो उसको अपन कार्डियक आउटपुट कहने वाले हैं बेटा, ठीक है। तो कार्डियक आउटपुट में क्या होती है ना, बेसिकली कि जो आपका मतलब अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ ब्लड और वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट। अब होता है क्या बेटा बताता हूँ, ठीक है। 1 मिनट में ब्लड कितना पंप होता है, तो हमें तो पता है कि मतलब हार्ट है वो आपका क्या होता है 72 टाइम्स, नॉर्मली जो स्टैंडर्ड हार्ट रेट है वो आपका क्या होता है 72 टाइम्स बीट करता है, ठीक है। 72 बीट्स पर मिनट, 1 मिनट में 72 बार क्या करता है, बीट करता हूँ। तो 72 बार क्या करता है, उस वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता होगा और 72 बार क्या हो रहा होगा, ब्लड पंप होता होगा, ठीक है। तो कितना ब्लड वॉल्यूम एक बार में कितना होता है, तो उसमें 72 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे 72 टाइम्स तो आपका हार्ट रेट हो गया। अब हमें पूछना है, ये पता लगाना है कि मतलब एक बार में कितना ब्लड आपका क्या होती है ना, वेंट्रिकल आपका वेंट्रिकुलर सिस्टोल में कितना आपका पंप करता है, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम बेटा कहते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम। जो स्ट्रोक वॉल्यूम है, एक बार में कितना ब्लड पंप होता है बेटा, होता क्या है कि हर एक वेंट्रिकल का कैपेसिटी कुछ इस तरीके से है, अराउंड 120 ml ब्लड जो होती है आपकी वेंट्रिकल में मैक्सिमम ऑक्यूपाई रह सकता है, मतलब कंटेन हो सकता है, मैक्सिमम जो कैपेसिटी है 120 ml है। उसमें से क्या होता है बेटा, जो आपका 70 ml जो है वो आपका क्या होती है, पंप होती है। बाकी 50 ml जो हमेशा आपका वेंट्रिकल में रहता है, वेंट्रिकल कभी एम्प्टी नहीं होती है, वेंट्रिकल में 50 ml अराउंड ब्लड रहता है। तो मतलब क्या होती है, जो 70 ml जो ब्लड है तो वो क्या होता है, बेसिकली आपका क्या होता है बेटा, स्ट्रोक वॉल्यूम है, ठीक है। मतलब 50 ml हमेशा रहेगा, 70 ml आएगा, ठीक है। तो फिर 120 ml हो जाती है, जैसे 120 ml हो जाती है तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो जाती है और 70 ml को पंप कर दी जाती है, 50 ml एज इट इज रह जाता है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे स्ट्रोक वॉल्यूम कितना हो गया बेटा, यहाँ पे स्ट्रोक वॉल्यूम हो गया आपका 70 ml। तो कार्डियक आउटपुट का जो फॉर्मूला, जो हमें स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो हम यूज करते हैं, दैट इज स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, ठीक है बेटा। स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, तो स्ट्रोक वॉल्यूम कितना आ गया बेटा 70 ml इनटू हार्ट रेट आपका आ गया 72। तो अगर हम यहाँ पे अगर कैलकुलेट करें, 1 मिनट में नियर अबाउट 5040 ml ऑफ ब्लड क्या होती है बेटा, आपका पंप होता है बेटा, ठीक है। 5040 ml ब्लड पंप होती है, मतलब नियर अबाउट 5 लीटर ब्लड जो है ना हर वेंट्रिकल पर मिनट, पर वेंट्रिकल पर मिनट, ठीक है। 1 मिनट में हर एक वेंट्रिकल 5 लीटर ब्लड पंप करता है बेटा। अगर हम देखने जाए ना, ऐसा कोई मशीन आज तक दुनिया में बनी नहीं, ऐसा कोई पंप नहीं बना है जो कि मतलब इतना कम एनर्जी कंजप्शन करके और इतना कंटिन्यूसली विदाउट मेंटेनेंस मतलब काम करता है। जब तक हम जिंदा हैं, जब तक अपनी सांस है, तब तक आपने क्या अगर करेगा, जो हार्ट जो है इस तरीके से मतलब हर एक वेंट्रिकल पंप करता है। मतलब सोचो कि 5 लीटर एक हेल्दी पर्सन में, जो मतलब क्या एडल्ट ह्यूमन, नॉर्मल ह्यूमन की बात करें, उसमें अराउंड 5 लीटर ब्लड होती है, टोटल ब्लड होती है।
मतलब पूरा ब्लड जो है वो मतलब हार्ट जो होती है ना, एक वेंट्रिकल 1 मिनट के अंदर पूरा पंप कर देता है, समझ रहे हो बात? ठीक है, तो ये आपका 5 लीटर ब्लड पंप होती है। तो यहाँ पे का क्वेश्चन आता है कि ये कार्डियक आउटपुट को हमको इंक्रीज कैसे कर सके ना। सिंपल सी बात है, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज दो तरीके से होती है। एक तो आपका हार्ट रेट जब इंक्रीज होगा, जैसे कि हम रनिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो हम खेल रहे हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होती है, अपनी हार्ट रेट हायर साइड होती है। तो हायर साइड होती है, क्यों होती है? क्योंकि हमें कार्डियक आउटपुट बढ़ानी होती है, क्योंकि कार्डियक आउटपुट अगर नहीं बढ़ाएंगे तो फिर ऑक्सीजन ज़्यादा सप्लाई नहीं होगा, न्यूट्रिएंट ज़्यादा सप्लाई नहीं होगा, तो फिर हमें एनर्जी कम मिलेगी। तो एनर्जी कम मिलेगा तो फिर दिक्कत क्या आएगी बेटा, हम वीक पड़ जाएंगे, तो गिर जाएंगे, ठीक है, तो जिसके वजह से मसल्स को कम एनर्जी मिलेगा, तो जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कत आ जाएंगे। तो इसीलिए तो हार्ट रेट को क्या कर दिए, इंक्रीज कर दिए, तो आपका क्या हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा ऐसे ही, ठीक है। तो ये हो गया आपका कार्डियक आउटपुट। नेक्स्ट जो बेटा टॉपिक हम देखने वाले हैं दैट इज ईसीजी। ईसीजी जिसका एक्चुअली फुल फॉर्म जो है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये जो आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप साइड में देख रहे हो ग्राफ पेपर के ऊपर, कुछ कई सारे वेव्स हैं, ठीक है, तो ये चीज़ आपने हॉस्पिटल्स में भी आपने विजुअलाइज साइड से आपने किया होगा कुछ इस तरीके से वेव्स, ठीक है। जो मेरे पीछे और एक मैंने सिंगल मतलब एक ईसीजी को लिया है, यहाँ पे कई सारे, यहाँ पे 1 2 3 4 आपको ऐसे मतलब 4 टाइम्स आपका मतलब 4 कार्डियक साइकिल को दिखाया गया है। दिस इज 1 कार्डियक साइकिल, दिस इज अनदर कार्डियक साइकिल, ये तीसरा है, ये चौथा, ऐसे 4 कार्डियक साइकिल हमने दिखाए, और एक ही कार्डियक साइकिल को मैंने यहाँ पे मैग्नीफाई करवाया हूँ, कुछ इस तरीके से दिखता है बेटा, ठीक है। तो ये जो एक कार्डियक साइकिल के दौरान क्या क्या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, क्या क्या इलेक्ट्रिकल इवेंट्स, क्या क्या चेंजेस आपके हार्ट मसल्स में होते हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। जिस चीज़ को रिकॉर्ड करने के लिए हम एक मशीन की यूज़ करते हैं, जिस मशीन का नाम बेसिकली क्या होती है ना, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो है बेटा, यहाँ पे बच्चे मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, उल्टा कर देते हैं, ठीक है, उल्टा मत करना बेटा, यहाँ पे पहले से उल्टा है, ठीक है, तो आप उल्टा मत कर देना, गलत हो जाएगा। तो पहले से उल्टा क्या है ना, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो है वो मशीन का नाम है, ठीक है बेटा। और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट मसल की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, उस चीज को जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ग्राम, ठीक है। ग्राफ जो है उस मशीन का नाम है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, ये आपका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एक दिख रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इसमें क्या है, हम देख रहे हैं बेटा ईसीजी में, इसमें हम 3 वेव बेसिकली आपकी क्लास में हम देखते हैं, 10th के लेवल में हम 3 ही वेव यहाँ पे देखते हैं। एक देखते हैं पी वेव, एक आपका ये वाला QRS कॉम्प्लेक्स, और एक आपका क्या है बेटा, ये टी वेव है। 3 चीजें हम देखते हैं यहाँ पे बेटा, क्या क्या है ना, आपका पी वेव है, देन आपका QRS कॉम्प्लेक्स है, और आपका क्या बेटा, टी वेव है। 3 तक चीजें हैं यहाँ पे। तो इसको डिफाइन कर लेते हैं कि पी वेव क्या रिप्रेजेंट करता है ना। पी वेव जो होता है ये आपका रिप्रेजेंट करता है ऑरिकुलर सिस्टोल, जिसको हम बोलते हैं एट्रियल सिस्टोल भी बोलते हैं, एट्रियल सिस्टोल, या हम बोल देंगे ऑरिकुलर सिस्टोल। ऑरिकुलर, कहीं पे बेटा सिस्टोल लिखा गया होगा, कहीं पे लिखा गया होगा डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन मतलब जब ऐसे नोड से सिग्नल आती है बेटा, ठीक है, वो भी अपन कवर करने वाले हैं कि मतलब आपका जो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक वायरिंग इनसाइड द हार्ट के मसल में क्या क्या इलेक्ट्रिक वायरिंग है, ठीक है। ऑरिकुलर सिस्टोल पी हुए, QRS कॉम्प्लेक्स जो है ये आपका रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, या जिसको हम बोलेंगे वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। सिस्टोल मतलब नर्वस सिस्टम में मैंने पढ़ाया बेटा, डीपोलराइज हो रहा है, न्यूरॉन्स यहाँ पे डीपोलराइज हो रहे हैं, ठीक है। उनका जो क्या बोल सकते हैं, जो उनका जो मेम्ब्रेन के ऊपर जो पोलरिटी है, जो पोलरिटी क्या होती है, रिवर्स होती है, ठीक है। तो जब रिवर्स होती है पोलरिटी तो उसको हम डीपोलराइजेशन कहते हैं बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे डीपोलराइजेशन होती है, जिसके वजह से आपका क्या होती है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल ऑरिकुलर सिस्टोल हुआ, जिसके वजह से इसको ऑरिकुलर डीपोलराइजेशन बोलेंगे, इसको वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन बोलेंगे। फिर उसके बाद आपका क्या आती है ना, टी वेव आती है, ठीक है। टी वेव जो होता है बेसिकली क्या होता है बेटा, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, या जिसको हम बोलेंगे बेटा वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। सिस्टोल को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डीपोलराइजेशन, एंड डायस्टोल को बोलेंगे बेटा रीपोलराइजेशन,
ठीक है बेटा। उसके अलावा और भी हैं, एसटी एलिवेशन है, स्टेमी है, वो सारी चीज़ें आपके सिलेबस में नहीं है। जब हम 11th को पढ़ाएंगे, 12th में पढ़ाएंगे, तो उसमें नीट की तैयारी करेंगे तो उस टाइम में देखेंगे एसटी सेगमेंट क्या होती है, पीक्यू सेगमेंट क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उसका सिग्निफिकेंस इन डिटेल देखेंगे। इसीलिए अभी सिर्फ आपका ये है कि ये आपका ईसीजी होता है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है, और ये जो आपका मशीन यूज होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है। एंड यहाँ पे 3 वेव बेसिकली हम यहाँ पे देख रहे हैं, पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एंड टी वेव। पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एंड टी वेव क्या रिप्रेजेंट करता है, इतना बेसिकली हमें पूछी जाती है एग्जाम में बेटा, ठीक है। तो आज के लिए इतना है। अगले लेक्चर में अपन देखेंगे टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन वगैरह, वो सारी चीज़ों को इन डिटेल कवर करने वाले हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।